नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। क्या विपक्ष मुक्त महाराष्ट्र की ओर बीजेपी एक और कदम आगे बढ़ाने जा रही है? क्या शिवसेना को दो फाड़ करने के बाद अब उसके निशाने पर कांग्रेस है? यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक मुलाकात की। इस मुलाकात की वजह से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में क्यों चर्चा छिड़ गई है और क्यों यह मुलाकात अहमियत रखती है, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे राजनीतिक संवाददाता रौनक कुकड़े से। रौनक, गणेशोत्सव का पहला दिन था और उस दौरान गुपचुप इन दोनों के बीच मुलाकात होती है और हालांकि दोनों तरफ से डिनाई किया गया है कि किसी तरह की राजनीतिक चर्चा हुई हो, लेकिन आखिर खिचड़ी क्या पक रही है? जी देखिए, खिचड़ी क्या पक रही है इस पर मैं आऊंगा, लेकिन ये मुलाकात कहाँ पे हुई ये भी दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। आशीष कुलकर्णी नाम के व्यक्ति के यहाँ पर ये मुलाकात हुई। आशीष कुलकर्णी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अभी मौजूदा शिंदे फडणवीस सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय में वो बतौर ओएसडी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया, उस दौरान फडणवीस के साथ बतौर स्ट्रैटेजिस्ट भी आशीष कुलकर्णी ने काम किया है। आशीष कुलकर्णी फिलहाल बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं। आशीष कुलकर्णी वो व्यक्ति है जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया। उनके मनोहर जोशी और बाला साहब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम होता था वो भी कई बार आशीष कुलकर्णी करा करते थे। बाद में उन्होंने उद्धव ठाकरे जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और वो अहमद पटेल के साथ दिल्ली में राहुल गांधी और अहमद पटेल के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते थे। तो आशीष कुलकर्णी एक अहम व्यक्ति है जिनको ये सब दावपेच पता है। उनके घर पर गणपति बाप्पा का आगमन हुआ। पहले ही दिन शाम 7:30 बजे देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं और उसके तुरंत बाद अशोक चव्हाण पहुंचते हैं। दोनों के बीच में करीबन 20 मिनट मुलाकात हुई है। हालांकि दोनों ही बड़े नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं कि दोनों में कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि खिचड़ी पक रही है क्या, वो इसलिए पक रही है और इसलिए कहीं ना कहीं धुआं आ रहा है। अगर कुछ पक रहा है तो वो उसकी पीछे की वजह है विधान परिषद का चुनाव, जहां पर कांग्रेस के अंदर ही क्रॉस वोटिंग हो गई और उन्हीं का एक कैंडिडेट जो है वो हार गया। दूसरी बड़ी वजह, जब शिंदे सरकार सत्ता में आई उस वक्त जब विश्वास मत पारित किया जा रहा था, जब विश्वास मत पारित किया जा रहा था उस वक्त करीब 10 कांग्रेस के विधायक ऐसे थे जो कि विश्वास मत में वोटिंग के दौरान हाजिर नहीं रहे, कोई आए ही नहीं, और कई ऐसे थे जो कि देर से आए, तब तक विधानसभा का दरवाजा बंद हो गया था और उन्हें वोटिंग के लिए अंदर घुसने ही नहीं मिला। और उनमें सबसे बड़ा नाम इन्हीं अशोक चव्हाण का था। जी निश्चित तौर पर इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ और तभी से इस बात की अटकलें जो है वो लगाने लोग लग रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में अशोक चव्हाण और उनका कैंप जो है वो नाराज है और क्या वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह यहाँ पर समझने वाली है कि अशोक चव्हाण महाविकास आघाड़ी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो उनकी नाराजगी की वाकई में कोई वजह थी क्या? उनको तो मंत्री भी बनाया हुआ था। नाराज अगर हो सकते हैं तो पृथ्वीराज चौहान होने चाहिए थे, जो भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन एनडीए सरकार में उन्हें ना तो अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा का, ना उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया। लेकिन अशोक चव्हाण की नाराजगी क्या है? तो अशोक चव्हाण की नाराजगी ये देखने को मिल रही है कि मुख्य तौर पर उनके साथ जो विधायक थे उनका रह रहकर ये कहना था कि महाविकास आघाड़ी सरकार में उनके काम जो नहीं हो रहे, केवल कुछ लोगों को ही एंटरटेन किया जा रहा है, केवल बड़े लोगों की बात सुनी जा रही है। और मुझे लगता है कि अशोक चव्हाण एक नेताओं में से आने वाला नेता है, एमएलए को संभालने वाला नेता है और इसीलिए उनकी बात की वजह से कहीं ना कहीं अशोक चव्हाण के अपने खेमे की वजह से उन पर भी ये दबाव बढ़ रहा है कि कांग्रेस से अगर अलग होने का विचार करना है तो क्या ये बेटर ऑप्शन बीजेपी हो सकती है। लेकिन रौनक, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी को क्या जरूरत आन पड़ी अब कांग्रेस में फूट डालने की, कांग्रेस को तोड़ने की बीजेपी को क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि उनकी सरकार तो यहाँ पर बन ही गई है, शिंदे का खेमा उनके साथ में है, शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है और उनके पास पर्याप्त संख्या में 144 सीटों की जो है बहुमत का आंकड़ा है 145 सीटों का, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो विधायक हैं वो इस गठबंधन के पास मौजूद हैं। सरकार पूरी तरह से जो है सेफ है। ऐसे में बीजेपी को अब कांग्रेस के लोगों को साथ लेने की या कांग्रेस को तोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या इसके पीछे 2024 की जो लोकसभा चुनाव की रणनीति है वो इसके पीछे है? उसको देखते हुए सारा कुछ गणित बिठाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से
48 सीटें जाती हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में जाती हैं तो महाराष्ट्र से हैं। जी निश्चित तौर पर 2024 का गणित जो है बीजेपी यहाँ पर सेट करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि विधान परिषद के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसके बाद कांग्रेस के महासचिव मोहन प्रकाश को पार्टी ने यहाँ पर नियुक्त किया था कि क्यों ये क्रॉस वोटिंग हुई और इसके जिम्मेदार विधायक कौन है, और उन पर कार्रवाई करने की मांग जो है कांग्रेस के भीतर से सामने निकल कर आ रही है। और यही वजह है कि मोहन प्रकाश ने कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र में जब दौरा किया उस दौरान उनको ये बात समझ में आई है कि कौन ऐसे विधायक थे जिन्होंने पार्टी के आदेश को नहीं माना और इस तरह की क्रॉस वोटिंग की, उन पर कार्रवाई हो सकती है। और हो सकता है कि उनमें ऐसे भी कई बड़े नाम हो सकते हैं। मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि उसमें अशोक चौहान है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे कई बड़े चौंकाने वाले नाम जो कांग्रेस के लिए कई सालों तक काम कर चुके हैं, बड़े नेता है, कांग्रेस ने उनको कई बार बड़े अहम पदों पर जिम्मेदारी दी है, ऐसे लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। और ऐसे में अगर पार्टी उन पर कार्रवाई करती है तो प्लान दो है। एक, अगर पार्टी उन्हें निष्कासित करती है तो इंडिपेंडेंट एमएलए बनकर ये रहेंगे और सरकार में बीजेपी और शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो क्या ये लोग इस्तीफा देकर उपचुनाव के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर ये सब कुछ अभी फिलहाल प्लेस किया जा रहा है, प्लान बी पर काम किया जा रहा है और 2024 के चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ये सब कुछ ओपन करेगी और कांग्रेस को फोड़ने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, तो जैसा रौनक समझा रहे थे कि जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उससे ये आशंका पैदा हो गई है कि फिर से एक बार महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है और इस बार खतरे में कांग्रेस है।